जैसे अभी मेरे पास में 3 चार्ज है। अभी मेरे पास में आईटी और ई गवर्नेंस का है, फिशरीज का है और एक सिविल एविएशन का है। तो मतलब आप देखोगे ना, आप चाहे कोई क्वालिफिकेशन ले लो, किसी भी जॉब में चले जाइए, ऐसा वो नहीं मिलता कि यार कि आप कहीं भी घुस के है ना, फिर आप उसमें उस क्षेत्र को समझ के वहाँ पे अपना योगदान दे पाएँ और अच्छा कर पाएँ। ये मेरे हिसाब से काफ़ी एक यूनिक है इस करियर में। हर चीज़ के नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं होती, तो एक जो सबसे स्टैंडर्ड बुक है उसको आप रेफरेंस मानो और बाकी जो एडिशन होता है उसका नोट्स बनाओ। दिस शुड दिस शुड बी द अप्रोच। तो वही हाल कोचिंग का, आपका एग्ज़ाम क्लियर नहीं होता ना, तो प्लीज़ डोंट रिमेन ऑन सोशल मीडिया, वेदर इट इज़ Today ट्विटर we और are interviewing IAS officer of 2016 batch, Nitin Sangwan sir, who secured rank 28 in the exam of 2020, 2015. He is more popular because of his book Essential Sociology, which is a staple diet for anybody these days who is studying sociology as an optional. So we really welcome you, sir, for this interview. And थैंक यू विकास, थैंक यू। so, sir, the purpose of this interview will be to glean through your mindset. आप आपने किस तरह से तैयारी करी थी और किस वजह से ऐसा हुआ कि आप इतनी बढ़िया रैंक उस टाइम पे सिक्योर कर पाए, और थोड़ा सा हम आपका जो फील्ड एक्सपीरियंस आप 2016 से लगा के गुजरात कैडर में आप रहे, तो उससे थोड़ा सा एक स्टूडेंट्स को मोटिवेशन मिले या एक गाइडेंस मिले, तो उस ये हमारा पर्पज रहेगा। तो सर, मैं पहला सवाल आपसे ये यहीं से शुरू करना चाहूँगा कि सर, आप जैसे आपके सिबलिंग्स होंगे या आपके जूनियर्स होंगे या आपके छोटे भाई-बहन होंगे, या तो वो लोग जब आपसे एडवाइस माँगते हैं कि यूपीएससी की तैयारी मैं किस तरह से करूँ, तो उनको आप क्या एडवाइस देते हैं व्हेन सिटिंग एट दिस स्टेज? विकास, अगर तैयारी का आप मेरे से पूछेंगे कि, तो मेरे हिसाब से जब भी कोई तैयारी शुरू करता है ना, तो गिवन द हाइप जो इस एग्जामिनेशन के राउंड है, तो हुँ, सबसे ज़्यादा एक डिफ़िकल्टी किसी भी इंसान को होती है, वो यही होती है कि शुरू कहाँ से करें इसका, और हुँ, कहीं ये बहुत मुश्किल तो नहीं है, मेरे से हो पाएगा, नहीं आएगा। एक सेल्फ डाउट बहुत रहता है, चाहे आप किसी भी लेवल से खड़े होकर देख रहे हो उस चीज़ को। हुँ, और फिर कैसे मतलब एक्चुअली प्रैक्टिकली इसको अप्रोच कैसे करें? अ, मेरे हिसाब से इस एग्जामिनेशन में है ना, जो एक परसिवियरेंस और एक कंटिन्यूटी की जो एक रिक्वायरमेंट है ना, वो सब चीज़ों से सबसे हटके है। इसमें बुद्धिमत्ता इतनी ज़रूरी नहीं है, इसमें आपकी सोशल बैकग्राउंड, इकोनॉमिक बैकग्राउंड इतनी मायने नहीं रखती है, इसमें आपने किस कॉलेज से पढ़ा हुआ है ये मायने नहीं रखता है, आपकी पृष्ठभूमि कहाँ है, रूरल बैकग्राउंड से आ रखे हैं, अर्बन से आ रखे हैं, वो इतना मायने नहीं रखती है। तो ये जो सारे चीज़ें हैं ना, ये इतने इम्पोर्टेंट नहीं है, और सिर्फ़ एक ही चीज़ महत्व रखती है कि आप मेहनत कितना करते हो और कंसिस्टेंटली कितना करते हो उस चीज़ को। तो अगर आपको लगता है कि आप इस तरह के इंसान हैं, तो आप आज के दिन से ही शुरू कर सकते हैं। दूसरी बात कि क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें, किससे पूछें, क्या करें? ये संभवतः एक यक्ष प्रश्न है कि जो हर एक के दिमाग में आता है। बट अगर मैं समझता हूँ, तो आज के दिन में इसका एक निराकरण काफ़ी हद तक हो गया है, क्योंकि जो एक इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया आया है, और जिससे एक एक स्टडी मटेरियल का जो एक डेमोक्रेटाइजेशन हुआ है कि सबको अवेलेबल है। नहीं तो आज से अगर हम 15 साल पहले अमूमन बात करें, तो उस समय ऐसा नहीं था कि एक गाँव में रहने वाले बच्चे के पास में को यही नहीं मालूम होता था कि नहीं क्या पढ़ना है। आज के दिन काफ़ी सारे ब्लॉग्स हैं, जैसे कि आप भी एक प्रयास कर रहे हैं, उसमें भी आप स्टूडेंट कम्युनिटी को काफ़ी गाइड करने का कोशिश करते हैं कि क्या व्हाट इज़ राइट टू रीड, व्हाट इज़ नॉट टू रीड। तो वो सारी चीज़ें एक काफ़ी हेल्पफुल हो गया है। तो मेरे हिसाब से ये एक जो चेंज आया है इस इकोसिस्टम में, वो एक काफ़ी वेलकम चेंज है, जिससे कि कइयों को लगता था कि जब तक दिल्ली नहीं जाएँगे, तो हम इस परीक्षा में पास नहीं हो पाएँगे। तो उसको ब्रेक करने में काफ़ी हेल्पफुल ये चीज़ हुई है, और मेरे हिसाब से आप बस एक लग जाएँ, शुरुआत आप वहाँ से करें जो आपको कंफर्टेबल लगे। मान लीजिए आपको लगता है कि आपका हिस्ट्री में आपको इंटरेस्ट है, तो आप उधर से शुरू करें, ताकि है ना आपको इंटरेस्ट आए एग्ज़ामिनेशन में। साथ-साथ एग्ज़ामिनेशन के क्वेश्चंस पेपर क्या हैं, उनकी रिक्वायरमेंट क्या है, आप उसको खुद समझें। आपको इससे आप अपने आप को आप सबसे बेहतर जानते हैं, आपकी क्या कमियाँ हैं, कौन-सा एरिया वीक है, कौन-सा स्ट्रॉन्ग है, किस पे ज़्यादा टाइम देना है, किस पे कम टाइम देना है। तो वो एक आकलन करके आप आगे बढ़ें। आई थिंक दैट इज़ द गुड स्ट्रैटेजी टू गो फॉरवर्ड। ओके सर, सो मैं मेनली जो 2 चीज़ें आपने बोली कि एक तो कंसिस्टेंसी आपके पास होनी चाहिए और एक परसिवियरेंस आपके पास होना चाहिए। आपकी सर एक मार्कशीट भी बहुत वायरल हुई थी कोरोना के टाइम पे, जिसमें ऐसा था कि आपके केवल 1 मार्क ज़्यादा आया था केमिस्ट्री के अंदर 12th स्टैंडर्ड में, और
फिर मतलब काफ़ी बात हुई थी कि किस तरह से आईएएस एग्ज़ाम को अगर आप ज़्यादा मेहनत करो बढ़िया से तो उससे फ़र्क नहीं पड़ता आपका एकेडमिक बैकग्राउंड थोड़ा बहुत कमज़ोर भी रहा हो एक आधी चीज़ में। तो ये बढ़िया लगा मैं। सर एक चीज़ है जो सोशियोलॉजी के क्वेश्चंस मैं आपसे इसके बाद में पूछूँगा। पहले एक एक तो बड़े-बड़े क्वेश्चंस जो जनरली लोगों के रहते हैं, वो ये रहते हैं कि सर जैसे आपने बहुत ही ज़्यादा बढ़िया नोट्स बनाए थे, मतलब आपके नोट्स अभी भी मार्केट में चलते हैं। आप 2015 में आपने क्लियर किया, तो आपने 14 में तैयारी करी होगी और आपके नोट्स अभी भी मतलब क्योंकि हर साल टॉपर्स होते हैं वो लोग, उनके नोट्स आते हैं, लोग देखते हैं, कई बार बढ़िया नोट्स होते हैं। तो आपने वर्ल्ड हिस्ट्री के नोट्स थे आपके, आपकी सोशियोलॉजी की तो बुक उसके बाद कन्वर्ट हो गई थी। आपकी मॉडर्न इंडिया की अभी एक एसेंशियल मॉडर्न इंडिया बुक भी रिलीज़ हो रही है। तो क्या आपकी नोट मेकिंग स्टाइल आपका किस तरह का रहता था? मतलब क्योंकि नोट मेकिंग 2 चीज़ें प्रॉब्लम आती है। एक तो लोगों को लगता है कि आई विल क्रिएट अ बुक आउट ऑफ द बुक, और दूसरी चीज़ ऐसा लगता है कि बहुत ही ऐसे बोरिंग टास्क लगता है नोट मेकिंग। तो आप इसके बारे में कुछ बोल सकते हैं क्या सर? अ, विकास, मेरे हिसाब से है ना, पहले तो जो भी तैयारी करते हैं ना, उनको ये समझना चाहिए कि भाई नोट मेकिंग है क्या चीज़ और क्यों रिक्वायर्ड है उसका। आपने कहा कि यार कि नोट मेकिंग इज नॉट मेक राइटिंग अनदर बुक आउट ऑफ ए बुक, राइट? इट इज नॉट नॉट नोट मेकिंग। हुँ, हुँ। नोट हम क्यों बनाते हैं? नोट हम इसलिए बनाते हैं कि आपको कोई चीज़ समझने में तकलीफ हो रही है, या फिर वो इतने डाइवर्स जगह पे स्कैटर्ड है कि यू वांट टू कंपाइल एंड पुट एवरीथिंग इन एट वन प्लेस, ताकि आपको परीक्षा के अंतिम समय में इतनी डिफिकल्टी नहीं हो कि आप 20 तरह के रिसोर्सेज को रेफर करो। आज के दिन में ये और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण इसलिए हो गया है क्योंकि जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ आजकल कि रिसोर्सेज ज़्यादा हो गए हैं, और हर हर रिसोर्स एक एस्पिरेंट की अटेंशन ग्रैब करना चाह रहा है कि ये भी अच्छा है, ये भी सुन लो, आज ये वीडियो लेक्चर देख लो आप, हुँ, हुँ। फलाने कोचिंग इंस्टीट्यूट में ये टीचर के बढ़िया हैं, ये वाली बुक भी नहीं आई, ये भी पढ़ लो। तो वो एक इन्फॉर्मेशन ओवरलोड बहुत हो गया है। तो उस सिनेरियो में जहाँ पे कोई एक स्टैंडर्ड सोर्स बिल्कुल बढ़िया सा है, उसमें तो देखो मैं नहीं कहूँगा, आपको एडवाइस करूँगा किसी को भी कि आप उसके नोट्स बनाओ। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि मान लीजिए पॉलिटी में एम लक्ष्मीकांत साहब हैं, उनकी किताब बहुत अच्छी किताब है। उसके बाद आपको पॉलिटी के नोट्स उस उस दिशा में उस तरह से जो बने हुए हैं ऑलरेडी, वो बनाने की जरूरत ही नहीं है। वो वेरी वेल कंपाइल्ड, वेरी वेल डिजाइंड, वो एक फॉर्मेट में आपके पास में है। बस जो रिसेंट कंटेम्प्रेरी डेवलपमेंट होते हैं, मान लीजिए कि अभी दोबारा से एक बार बात चल पड़ी थी कि एनजेएसी के बारे में डिबेट चल पड़ा था अभी रिसेंटली। तो इस तरह की जो बातें हैं ना, तो वो करंट की बातों के बारे में बेशक बना लो पॉलिटिक के, बाकियों के बारे में आप ना बनाओ। वो एक बढ़िया चीज है। बट ऑन दी अदर हैंड इफ आई से कि करंट अफेयर्स हो गया आपका, तो करंट अफेयर्स में हम जब भी कोई भी नया बच्चा तैयारी शुरू करता है, तो उसके लिए थोड़ी डिफिकल्टी जरूर आती है कि कई कई चीजें बिल्कुल ही नहीं होती। किसी के लिए कोई साइंस बैकग्राउंड से आया है तो उसके लिए ह्यूमैनिटीज के जो एस्पेक्ट्स हैं वो हैं। ऐसे ही इंटरनेशनल रिलेशनशिप पे हम इतना बहुत डीपली नहीं सोचते हैं कि हाउ व्हाट आर द मैंडेट्स ऑफ वेरियस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस एंड हाउ द बायलैटरल टाइज वर्क। ठीक है? तो ये जो चीजें हैं ना दोस्त, उनके बारे में नोट्स बनाओ, जो चीजें बिखरी हुई हैं। हुँ, हुँ। क्योंकि जो आपका समय है वो कीमती है दोस्त। हुँ, हुँ। आपका समय कीमती है। आपके पास में लिमिटेड समय है। उसी समय में आपको पढ़ना भी है, याद करना भी है और लिखना भी है। तो मैं सभी को सलाह यही दूंगा कि नोट्स, हर चीज का नोट्स नहीं बनाओ फॉर द सेक ऑफ नोट्स मेकिंग। उसी चीज का नोट्स बनाओ जिससे आपके आपके प्रिपरेशन में वैल्यू ऐड हो रहा है। ठीक तो है? सर आपका जो मेजर पॉइंट ये है कि स्कैटर्ड चीज़ों को एक जगह लाने के लिए हम नोट बनाए rather देन हाँ, नोट बनाओ, नोट बिल्कुल। बनाना ही है हाँ, इसीलिए हमने और थोड़ा और है ना, देखो, बहुत ओवर कॉन्फिडेंट भी नहीं रहना है कि मैं बिल्कुल नोट्स नहीं बनाऊँ, हम तो पढ़ लेंगे सारा, हम तो सारा याद कर लेंगे। 10 जगह मेरे को 50 जगह पढ़ी हैं चीज़ें तो भी दिक्कत नहीं है। वो वो भी थोड़ा-सा एक और कॉन्फिडेंट नहीं होना चाहिए। नोट बनाने का एक फ़ायदा और भी होता है कि हम अपनी जो पढ़ते हैं ना, उसको रिफ्रेश करके हम दोबारा लिख पाते हैं। अपने थॉट्स को एक कोहेरेंसी प्रदान कर पाते हैं कि भाई एक अच्छी किस तरह से उसका थॉट प्रोसेस को स्ट्रीमलाइन कर पाते हैं हम। तो नोट्स बनाने का एक फायदा ये होता है कि आप साथ साथ लिख रहे हैं, और आप जब भी मेंस एग्जामिनेशन देंगे या फिर बाद में इंटरव्यू में जाएंगे ना, तो तब आपको ये चीज बहुत हेल्प करती है। नहीं तो कई लोग क्या होते हैं कि यार कि उनको एकदम प्रीलिम्स क्लियर हो जाता है, बट मेंस में उनको लिखने का नहीं होता। फिर वो पूछते हैं लोगों से कि क्या मैं आंसर राइटिंग प्रैक्टिस इतनी कर लूँ, कितनी कर लूँ। अगर वो नोट्स बनाते ना, तो उनको आंसर राइटिंग की हो सकता है कि जरूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि डेली वो लिख रहे हैं। और नोट्स बनाने से क्या होता है कि कंटेम्प्रेरी टॉपिक में आप उन चीजों को बार बार रिवाइज भी करते हो। हुँ, हुँ।
ठीक है? जैसे मैं किसी इश्यू के बारे में, यूक्रेन के इश्यू के बारे में पढ़ रहा हूँ और फिर मैंने उसमें से 2 लाइन नहीं दिखी कि हाँ, ये नया डेवलपमेंट हुआ है और ये मैं उस स्टोरी में ऐड कर देता हूँ कि व्हाट, व्हाई, हाउ, व्हाट विल बी द सॉल्यूशन, दिस एंड दैट। वो उसको एक एक से अलग-अलग सेक्शंस में डिवाइड करता हूँ उसको, उस पर्टिकुलर इश्यू को। तो वो एक हेल्पफुल रहता है और आपके जो आंसर्स लिखेंगे ना फिर बाद में आप, वो उसमें बहुत हेल्प करता है मेरे हिसाब से। ठीक है सर। एक एक चीज़ सर, जैसे आपने भी जिस पैटर्न पे एग्ज़ाम दिया था, उसी पैटर्न पे अभी भी जीएस मेंस का एग्ज़ाम होता है। 2015 में भी उसी पैटर्न पे एग्ज़ाम हुआ था। तो जैसे टोटल मिला के जीएस 1, 2, 3, 4 के अंदर लगभग 78 टू 79 क्वेश्चंस होते हैं। तो उनमें हमेशा ऐसा बोला जाता है कि जीएस पेपर मेंस के हिसाब से कि आपको कुछ वैल्यू एडिशन आपका होना चाहिए, थोड़ा कंटेंट आपका अलग दिखना चाहिए, तो आप न्यूज़पेपर से या करंट अफेयर से उसमें चीज़ें डालो। तो सर एक नोट मेकिंग से रिलेटेड ये सवाल ये है कि जैसे आपने जब तैयारी, आप उस फेज़ में थे, तो उस टाइम पर आपने न्यूज़पेपर से नोट्स बनाए थे या मैगज़ीन्स का यूज़ किया था, या न्यूज़पेपर को आप ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते थे? और जैसे एडिटोरियल से क्या आप 2-2 3-3 पॉइंट्स निकालते थे उस तरीके से, जिनको आपने आपने बाद में रिवाइज़ किया था? बिकॉज़ मेरे हिसाब से है ना, देखो, एक अखबार सबको ही पढ़ना चाहिए। हुँ, ठीक है? अनलेस कि भई कोई वर्किंग प्रोफेशनल है जो डेडिकेटेडली समय देके मतलब अपना कोई और ना काम ना करके तैयारी कर रहे हैं ना, उनको एक अखबार ज़रूर पढ़ लेना चाहिए। उसका कारण ये है कि देखो, आप जब एग्ज़ाम दे रहे हैं ना, तो एग्ज़ाम का पैटर्न ऐसा है, इसका फ्लेवर ऐसा है कि हर चीज़ डिफाइंड नहीं है। ठीक है? तो कल को हो सकता है कि वो किस चीज़ को एक सोशल कॉन्टेक्स्ट देके उस चीज़ के बारे में पूछ लेंगे, ये पता नहीं लगता। एक मैगज़ीन बड़ी लिमिटेड होती है, 50-100 पेज की। उनकी अपनी लिमिटेशंस होती हैं और वो भी मैगज़ीन्स क्या रहती हैं कि वो मे बी, अगर आप ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की मैगज़ीन्स की बात कर रहे हैं तो ठीक है, वो इसमें फिर भी फ़ोकस रहती है थोड़ी-सी। बट अगेन दे हैव टू प्रायोरिटाइज़ कि ना, कि उनको 100-150 पेज जो भी लिखना है, वो क्या रहेगा। आप अखबार जब पढ़ते हैं ना, तो आप उसमें कुछ इंटरेस्टिंग बातें भी पढ़ते हैं, कुछ तैयारी से अलग भी पढ़ते हैं, जो कि आपके लिए रिफ्रेशिंग होता है। वो सब चीज़ें हैं ना, आपका एक मेंटल स्टेट को ज़्यादा एनरिच करती है मेरे हिसाब से। तो वो एक ज़रूरी सी चीज़ लगती है मेरे को। अखबार 2 ना पढ़ें, कोई कहे कि ये भी पढ़ो, वो भी पढ़ो, हिंदू भी पढ़ो, इंडियन एक्सप्रेस भी पढ़ो और ये भी पढ़ो। दैट इज़ नॉट रिक्वायर्ड, बट एटलीस्ट एक आप ज़रूर पढ़ लो, कोई भी एक, जो भी आपको कंफर्टेबल हो, उसकी लैंग्वेज ईज़ी लगती हो। मोर और लेस सभी इश्यू सब में कवर हो ही जाते हैं। ठीक है? ठीक है सर। तो सर क्योंकि टाइम अपने पास कम है, तो हम लोग 2 चीज़ों के बारे में मेनली और बात करते हैं। एक तो सबसे इम्पोर्टेंट सोशियोलॉजी के बारे में, क्योंकि सब लोग आपसे कुछ-कुछ चीज़ें उसके बारे में पूछना चाहते हैं। और एक एक प्रीलिम्स क्योंकि अभी आ रहा है उसके बारे में। तो सर प्रीलिम्स के बारे में एक मेजर सवाल है। आपके टाइम पे भी कॉम्पिटिशन उसी लेवल का था, लगभग 5 लाख हुँ, लोग जो हैं, वो हुँ, हुँ, एग्ज़ाम में बैठ रहे हैं और उसके बाद में लगभग 10 से 15 हज़ार के आस-पास लोग उसको क्लियर कर रहे हैं। तो सर हुँ। अगर हम स्टैटिस्टिकली देखें तो सबसे हेवी कॉम्पिटिशन उस एग्ज़ाम के अंदर होता है। तो जैसे कुछ-कुछ सब्जेक्ट्स होते हैं उसके अंदर कि जैसे हिस्ट्री पूरी की पूरी लोगों को बहुत ऐसे मुश्किल लगती है कवर करनी। जैसे साइंस एंड टेक और एनवायरनमेंट जैसे सब्जेक्ट्स हैं, जो थोड़े से ऐसे हुए हैं कि मतलब कई बार एप्लीकेशन उनकी किस तरह से हो रही है, या जो करंट अफेयर्स पे चल रहे हैं, उनकी भी थोड़ी एप्लीकेशन पूछ लेते थे। तो सर आप हाउ हाउ डिड यू मेक श्योर दैट यू यू परफॉर्म बेटर देन द अदर्स, बिकॉज़ इट इज़ इवेंचुअली अ कॉम्पिटिशन इन प्रीलिम्स? यार, जैसे लड़ाई है ये, हुँ, लड़ाई में आप लोग बाकियों से कैसे बेटर परफ़ॉर्म करते हैं? यू जैसे मान लो आपको सबको तलवारबाज़ी आती है, तो आपको घुड़सवारी भी आनी चाहिए उसमें। हुँ, हुँ, राइट। सब अभी कुछ साल एक का पेपर में ऐसे ही, ये नई बुक जो लिखी है हमने, हुँ, एसेंशियल हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया, उसके चक्कर में थोड़े से हमने देखा है कि आजकल पेपर कैसे वैसे आते हैं, तो थोड़ी नज़र पड़ती थी। हुँ, हुँ, तो मेरे को समझ में आया है कि यार, कि है ना, आप बिल्कुल थोड़ा सा लिमिटेड नहीं है। हिस्ट्री का मतलब सिर्फ मॉडर्न हिस्ट्री नहीं है प्रीलिम्स में, हुँ, थोड़ा पीछे भी जाने लगे, तो मे बी यू कैन एक्सप्लोर एटलीस्ट थोड़ा सा डीप में हुँ, मिडाइवल हिस्ट्री हुँ, कल्चर के नाम पे, या वो है, ठीक है। हुँ, ऐसे ही साइंस एंड टेक के बारे में अगर आपने बात करी, तो बिल्कुल जो एक ट्रेडिशनल अप्रोच था पहले, कि एक एक किताब छाप देते हैं कोई भी, और उस किताब में ही आप हुँ, पढ़ो, उसमें जो भी बातें हैं वही आप पढ़ के जाओ और उसमें से आ गए तो ठीक बात है। लेकिन आजकल बिल्कुल ये अप्लाइड भी चीज़ें पूछ लेती हैं जो बिल्कुल कंटेम्प्रेरी हैं। हुँ, पॉलिसी की कोई चीज़ है, उससे रिलेटेड कोई साइंटिफिक चीज़ है, वो भी पूछ लेते हैं। तो हुँ, आप एग्ज़ाम का फ्लेवर, जो मैं आपको कह रहा था ना, कि हर एक इंसान को खुद का पता होता है कि यार, कि वो कहाँ स्टैंड करता है। जैसे कि मान लीजिए आप हैं विकास, तो आप, हो सकता है कि आपका बैकग्राउंड सपोज़ इफ इंजीनियरिंग का है, तो हुँ, यू विल बी मोर कंफर्टेबल इन इंजीनियरिंग, राइट? तो हुँ, आपको फ़ोकस करना है कि यार, कि मैं भी आई विल फ़ोकस ऑन सम अदर एस्पेक्ट्स लाइक से सोशल इश्यूज़ और समथिंग। तो हुँ, वो आपको उस एरिया में ज़्यादा ध्यान देना है। तो अपने आप वीक एरिया कोई नहीं रहना चाहिए। हुँ, पहले क्या होता था कि यार, कि हमारे साथ भी जो तैयारी करने वाले लोग बाग थे, दे कुड अफोर्ड
कि एक सेट सा ही पैटर्न आता था, तो हुँ, उनको पता रहता था कि यार कि एक कल्चर से है ना 3-4 क्वेश्चन मैक्सिमम आएँगे। हुँ, So this area is very, very vast. हुँ, You can actually afford to take risk to not cover हुँ, that area in very detail, and maybe even say suppose if you are able to correctly answer one or two question out of that, then you will consider yourself in a good position. ठीक हुँ, है? पर अभी वो एक एलिमेंट ऑफ अनसर्टेनिटी आ गया है, फैक्चुअल्स भी पूछ लेते हैं काफी पेपर में, तो हुँ, हमको यार अपनी विड्थ जो है ना तैयारी की वो बढ़ानी पड़ेगी हर एक को प्रीलिम्स के लेवल पे। हुँ, मतलब मेंस में मैं देखता हूँ कि मेंस में क्वेश्चंस ऐसे नहीं आते हैं कि विच आर वेरी 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 ऑर्थोडॉक्स। हार्डली कोई एक आध क्वेश्चन ऐसा होता है कि जो कि अटेम्प्ट करने लायक नहीं होता है इफ यू आर वेल प्रिपेयर्ड। बट प्रीलिम्स एक काफ़ी रिस्की अफेयर हो गया है मेरे हिसाब से। तो हुँ, वहाँ पे अपनी है ना, जब तक प्रीलिम आपका आता है तब तक यार अपनी विड्थ पूरी रखो। ट्राई टू मेमोराइज एज मेनी थिंग्स। उनकी डेट्स नाम है ये भी आजकल इम्पोर्टेंट हो गए हैं, या यू नेवर नो ना, एग्जामिनेशन है भाई। हुँ। तो बड़ी अनप्रिडिक्टेबिलिटी भी है, सरप्राइज एलिमेंट रखना भी पड़ता है यूपीएससी को, ताकि एग्जाम का जो एक स्टैंडर्ड है वो मेंटेन रहे। ठीक है, so that's it according to me. I cannot suggest that this source or this that source is perfect, but you expand your horizon. That is the whole thing. सर जैसे पिछले 1-2 साल पहले ऐसा हुआ था कि जैसे एनवायरनमेंट के जो क्वेश्चन्स आ रहे थे, तो एक आईएफएस ऑफिसर हैं शायद आपके कॉलीग हैं प्रवीण कसवां सर, उन्होंने Hmm. एक चीज़ ट्वीट करी थी कि हाथियों के झुंड को लीड करती है वो फीमेल हथनी होती है। इस तरह का एक क्वेश्चन आया था एग्ज़ैक्टली सेम टू सेम इनवर्स विड्थ की जब बात करी जाए तो कई बार इस तरह की नॉलेज भी उसमें अप्लाई हो रही है कि जो और ये कॉन्स्टेंटली भी कई बार जैसे ये जो गुची नाम का एक क्वेश्चन आया था एनवायरनमेंट के अंदर, तो वो भी ऐसा था कि ट्विटर हैंडल्स के ऊपर इसके बारे में जो भी बेस्ट प्रैक्टिस के रूप में कई सिविल सर्वेंट्स ने शेयर कर रखा था वो। तो मतलब विड्थ के नाम पे एक तरह से देखा जाए तो काफ़ी अगर आपकी जो भी अंडरस्टैंडिंग है, वही प्रीलिम्स में काम आ रही है। सर एक जैसे यहाँ पे ना देखो विकास, मैं थोड़ा सा इंटरप्ट करूंगा आपको। देखो जो आईएएस ऑफिसर्स या आईएफएस ऑफिसर्स हैं, जो भी ऑफिसर्स हैं, हुँ, उन्होंने भी यार जो ट्वीट किया होगा ना, ऑब्वियसली दैट इज नॉट समथिंग दैट दे ओनली न्यू, राइट? हुँ, दे मस्ट हैव टेकन इट फ्रॉम सम अदर गुड सोर्स। हुँ, हुँ, तो अपने को है ना पहले तो ये सोचना है यार कि बीइंग एक्चुअली आई विल नॉट रिकमेंड बीइंग ए स्टूडेंट एंड बीइंग एन एस्पिरेंट हुँ, that you just because one question came sometime in some examination, हुँ, then you should be paying attention on social media. हुँ, In हुँ, fact, this is one thing that I would like to underline right now. हुँ, हुँ, Though we are on social media, we हुँ, also have a presence there. हुँ, हुँ, But sometimes I observe that many aspirants, they are actually very active on social media, हुँ, and its nature is addictive actually. हुँ, सो ये एग्जामिनेशन एक तपस्या सी है दोस्त, है ना। और मैं सबको आपके माध्यम से यही बोलना चाहूंगा कि हुँ, जब तक आपका एग्जाम क्लियर नहीं होता ना, हुँ, तो प्लीज डोंट रिमेन ऑन सोशल मीडिया, वेदर इट इज ट्विटर और बेबी डोंट गेट डिस्ट्रैक्टेड बाय द फैक्ट कि वन क्वेश्चन केम हुँ, हुँ, which was actually from the information which was tweeted by one officer. No, no, it's not the case. Have you read some standard source? हुँ, You would have come across many such information. ठीक है, तो ये मैं आपको इसलिए किया कि मेरे आई थॉट कि मे बी आई विल फॉरगेट दिस थिंग। हुँ, तो हुँ, ड्यूरिंग प्रिपरेशन आई थिंक यू शुड शट ऑफ योर एवरीथिंग। हुँ। इट विल बी बेस्ट इफ यू कैन डू दैट। बिल्कुल सर। सर एक जो अगला मेरे ख़्याल से जो पहले हम लोग इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं सोशियोलॉजी ऑप्शनल के बारे में। ऑल्दो मेरा ऑप्शनल हिस्ट्री है लेकिन मेरे इतने सारे दोस्तों ने सोशियोलॉजी पढ़ी है इतने सालों तक कंटिन्यू, तो उसके चक्कर में थोड़ा बहुत मेरे को भी आइडिया है। तो कुछ जो उनके बेसिक सवाल होते हैं वो मैं पूछना चाहूँगा आपसे। जैसे आपकी जो जब तक बुक नहीं आई थी तब तक ऐसा होता था कि लोग हॉरोलम्बस और रिट्ज़र और थोड़े बहुत इधर-उधर के नोट्स करके अलग-अलग टॉपिक्स को वो कंपाइल करके कोशिश करते थे कि एक कॉम्प्रिहेंसिव सी चीज़ बन जाए। आपकी बुक को लोग रेफ़र करने लग गए जी, लेकिन जो नए स्टूडेंट जो होते हैं वो जब आपकी बुक को रेफ़र करते हैं तो उनको थोड़ी-सी अ, ऐसा मतलब मैं ही आपसे पूछना चाहूँगा आपका एक सेकंड एडिशन भी आ रखा है, तो आप उसको यूटिलाइज़ किस तरीके से करो? मतलब ब्रॉडली अगर आप बता पाओ तो मतलब एग्ज़ैक्ट सवाल की जगह? बिकॉज़ इसमें आपने आई थिंक अर्लियर यू वांटेड टू गो टुवर्ड दिस फैक्ट कि है ना कि मे बी ए बिगिनर वुड हैव फाउंड इट स्लाइटली डिफिकल्ट टू बिगिन विद अ बुक हुँ, व्हिच कंटेन्स एवरीथिंग, हुँ, हुँ, एंड मे बी देयर देयर कुड क्रीप एन एलिमेंट ऑफ डाउट कि यार शायद ये पता नहीं कहाँ से शुरू हो रही होगी, डिफिकल्ट है इजी है। हुँ, हुँ, ये फीडबैक हमें भी मिला था, एंड दैट वाज द रीजन दैट ड्रॉ वाज टू ब्रॉड bring a second edition in which particularly in paper 2 we improved upon a lot.
हुँ, and to make the language easier, we try to comprehensively revise. We try to revise comprehensively the whole book, and हुँ, we also introduce a lot of definitions in the book, right? हुँ, Every new term which we felt that even if a student of class 8th is reading the book, हुँ, then there should not be even a single term हुँ, जो कि बुक में उसको डिफाइन नहीं किया हो, ठीक हुँ, है? तो ये कुछ चीजें थी जो हमने उसमें डाली बुक में। तो हुँ, जो बिगिनर है उसके लिए भी मेरे को नहीं लगता है कि है ना कि उसको कोई और बुक रेफर करने की आवश्यकता है। हुँ, लेकिन कई बार क्या होता है कि हमें हमारे मन में थोड़ी एप्रीहेंशन सी होती है ना कि मे बी नो नो आई डोंट वांट टू गो विद हुँ, टेक्स्ट बुक फर्स्ट इन द फर्स्ट गो। तो हुँ, उनके लिए मैं सजेस्ट करूंगा कि मे बी दे कैन रीड द अदर स्टैंडर्ड सोर्सेज लाइक एनसीईआरटी बुक्स ऑफ क्लास 1 11th एंड 12th। हुँ, काफी अच्छी हैं जो नई हैं, नई वाली, वो हुँ। आप पढ़ लें। और उसके बाद में दिस बुक, अभी इसका आई थिंक छठा साल चल रहा है इस बुक का। आज तक ऐसा हुआ नहीं है कि आप पूरा पेपर ना अटेम्प्ट कर पाए अगर आपने ये बुक पढ़ी हो तो। सर ये तो बात हमारे जो एक साथी हैं, मेंटर भी करते हैं हमारे साथ में सोशियोलॉजी के लिए, मनोज बिष्ट करके हैं। तो उन्होंने भी यही बोला था, उनके 293 थे लास्ट ईयर सोशियोलॉजी में, तो वो पहले काफ़ी सालों से वो एग्ज़ाम दिए जा रहे हैं, उनका छठा अटेम्प्ट है, इस बार इंटरव्यू भी दे रहे हो। तो उनका बड़ा वो था कि मतलब एक बार नितिन सांगवान सर से पूछा जाए कि मतलब बेसिकली अगर आप किसी को रिकमेंड करोगे, उनको भी कई बार लोग पूछते रहते हैं, और उनके लिए बड़ा एक तरह से फ़ायदा सा हुआ था जिस टाइम पर एक बुक में आपने कंपाइल कर दिया था सब कुछ एक साथ, और वो एक एक इतनी सी किताब हो गई, तो इसीलिए सोशियोलॉजी लुक्रेटिव भी लगने लग गया लोगों को कि यार ये इतनी सी किताब है, इसको कई बार रट लेते थे। एक एक किसी टॉपर ने बोला भी था कि मैंने तो 20 बार यही पढ़ ली थी और मेरे को याद हो गई थी, और इसके बाद में मैंने थोड़ी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस के थ्रू मेरे को आइडिया लग गया था कि क्या किस तरह से उसको करना है। तो सर मतलब अगर कोई बिगिनर जैसे सोशियोलॉजी लेता है तो उसके दिमाग में ना 2 डाउट रहते हैं। एक डाउट तो ये रहता है कि यार सोशियोलॉजी तो बहुत ही जेनेरिक सब्जेक्ट है, खासतौर पे पेपर 2 में जिस तरह के क्वेश्चंस होते हैं। तो आपकी आंसर राइटिंग स्किल, आपकी इंग्लिश वोकैब के ऊपर आपका जो होल्ड है, और ये सब चीज़ें ज़्यादा मैटर कर जाएँगी लास्ट में, कि आपकी स्किल आंसर राइटिंग की कितनी है। तो आपका क्या टेक है इसके ऊपर? क्योंकि आप भी ह्यूमैनिटीज़ बैकग्राउंड से तो भी आप थे नहीं, मतलब कि आपकी अ, सही सही बात है। आई थिंक ये अप्रीहेंशन बहुत लोगों के मन में रहता है। और हुँ, इनफैक्ट जब तक ये एग्जाम क्लियर नहीं होता ना, तो इनवेरिएबली हर एक के दिमाग में ही रहता है यार। क्योंकि हम हमारे पास में समय इतना होता ही नहीं है यार कि ना कि हम डेली लिख पाए चीज़ों को। हुँ, हर हुँ, कोई पढ़ने पढ़ने में ही लगा रहता है कि न्यूज़पेपर पढ़ा, ये पढ़ा, वो पढ़ा, भूलते भी हैं पीछे का, फिर से रिवाइज करना पड़ता है। हुँ, हुँ, तो आंसर राइटिंग कब करें, कितनी करें, क्या करें? और वेदर यू नो सपोज जो मेरी एक पर्टिकुलर बैकग्राउंड है वो उसमें हैम्पर तो नहीं करेगी। हुँ, हुँ, बिल्कुल सही बात है आपकी। लेकिन मैं हर एक को एक बात बोलूंगा यार इसमें हुँ, कि इस एग्जाम में, चाहे वो आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट हो, चाहे वो आपके जीएस के हों पेपर्स, एक ही चीज मैटर करती है यार कि ना कि आप कितना टू द पॉइंट है ना और क्लीन लिख पाते हो, ठीक है? हुँ, हुँ, हमारे टाइम पे भी यही था कि यार कि ना नहीं ऐसे करो वैसे करो, ये वाले टीचर हैं वो ऐसे सजेस्ट करते हैं, वो अप्रोच ठीक है, ये अप्रोच गलत है। लेकिन जब तक आप उसको बिल्कुल टू द पॉइंट बात नहीं करोगे ना दोस्त, बाकी सारी अप्रोच फेल है। लैंग्वेज कितनी आप फ्लावरी, कितनी एम्बेलिश करते हो उस लैंग्वेज को, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप चाहे इंग्लिश में मास्टर्स हैं, ऑनर्स किया हुआ है आपने, जो भी किया हुआ, पीएचडी किया हुआ है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। बेसिक जो एक वोकेबलरी होती है किसी भी लैंग्वेज की, वो 3,500 4,500 वर्ड्स की होती है और उससे सारा काम चलता है। अगर आप सपोज सोशियोलॉजी के बारे में बात करते हैं तो मे बी शायद आपका और 500 वर्ड एक्स्ट्रा सीखने पड़ेंगे आपको, बट दैट्स इट, ठीक है? वो चीज़ के बारे में यार अपने आप को बर्डन बिल्कुल नहीं करना है। फ्री माइंड से होके लॉजिकली आप है ना लिखने का आप एक अपनी हैबिट डालो जो ओरिजिनल आपका लगे। नहीं तो क्या होता है कई बार हम बहुत ज़्यादा कई लोग होते हैं कि टेस्ट सीरीज़ लिखने का बहुत ज़्यादा मतलब उस चीज़ में उलझ जाते हैं वो लोग बाग। उसको लो उस चीज़ को, आपको अवेल करना है तो। लेकिन उस चीज़ में आप ऑब्सेस मत हो उस चीज़ से कि यार कि वो किस तरह से उन्होंने फीडबैक दिया और उसी तरह से मेरे को करना रहेगा। आई थिंक दैट्स नॉट द करेक्ट अप्रोच। हुँ, टू हुँ, द पॉइंट लिखेंगे तो चलेगा। एवरीबॉडी स्मार्ट इनफ हु इज़ इन यूपीएससी, और जो उनके चेक करने वाले होंगे, हुँ, हुँ, उनको समझ में आता है कि यार कि कोई ढंग की बात लिखी है तो उसको तो नंबर मिलेंगे, हुँ, हुँ। और नहीं लिखी तो नहीं मिलेंगे, दैट्स इट ना। ठीक है सर, ये बात वोकैब्युलरी आप का नहीं है इतना, वोकैब्युलरी नहीं रहेगा कभी भी इतना। तो मतलब In आपका fact, it is the other way around. I mean, you better you make it the more simpler you will make it, the better it will be. ये हुँ, तो हमने एक्सपीरियंस भी किया है, हमने सीखा भी है। हुँ, हुँ, क्योंकि
कई बार हम ये अजम्पशन कर लेते हैं कि सामने वाले को बहुत सारी चीज़ें पता होंगी, हुँ, हुँ। और चाहे वो इंटरव्यू के दौरान हो या फिर चाहे आपके मेंस के दौरान हो, कि उनको पता होगा। हम उस प्रिमाइस से ही शुरू नहीं करते हैं। हुँ, हुँ। बट आई थिंक दैट इज़ अ रॉन्ग अप्रोच। हमें थोड़ा-सा सोचना चाहिए कि एक अच्छा एक एक्सप्लेनेशन किस चीज़ की कैसे होती है, वो एक्चुअली सिंप्लिसिटी से स्टार्ट होती है हुँ, हुँ। और इसी तरह से एंड होती है। तो सर एक क्योंकि हम सारी चीज़ों पे टच करने की कोशिश कर कर रहे हैं कि सर जैसे आपने जब तैयारी करी या आपने आपके बहुत साथियों ने भी तैयारी करी होगी, तो उसमें आपके अनुभव के हिसाब से क्योंकि कोचिंग्स एक बड़ा एक तो महँगी चीज़ होती है पहली बात तो कि अ, जैसे मैंने अपने एक्सपीरियंस से देखा कि अगर आपको कोई बताने वाला इंसान हो, जो आपका चाहे कोई सीनियर हो या आपका कोई भाई-बंधु हो, तो उससे भी आप उतना ही बढ़िया कर पाते हो या अगर आपने यूट्यूब वीडियोस देख के आपके अंदर इतनी अंडरस्टैंडिंग है कि आपको पता चल गया कि यार ये इतनी किताबें हैं, इनको मेरे को इतनी बार रिवाइज करना है। तो सर आपका टेक क्या है कि 2 लाख रुपए के आसपास मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास के लोग जो तैयारी करते हैं, 2 लाख रुपए साल के देना और फिर इतना ज़्यादा बहुत ही अनअफोर्डेबल सा हो जाता है ये। तो इसके ऊपर आपकी एक आपके अनुभव के आधार पर क्या एडवाइस है कि जैसे सोशियोलॉजी हो गया या जीएस मेंस हो गया, इतनी सारी डिजिटल युग के अंदर इतना अवेलेबल है, उसका नॉलेज भी अवेलेबल है, फ्रीली अवेलेबल है काफ़ी ज़्यादा तो। तो उसके ऊपर आपका क्या टेक है कि कोचिंग से कोई बहुत सब्सटैंशियल बेनिफिट लोगों को मिल पाता है या क्या आपका जो जो जिस तरह से आप बोलना चाहें इस चीज़ को? एक्चुअली मैंने दोनों साइड देखी हैं इसकी। जब मैं एक्चुअली चंडीगढ़ में जॉब करता था इन्फोसिस में, तब मैंने जब तैयारी शुरू करी थी, हुँ, हुँ। तो मेरे पास में उस टाइम पे पैसा था लेकिन समय नहीं था बहुत ज़्यादा। हुँ, हुँ। मेरे को लगा कि कोचिंग ले लेनी चाहिए, हुँ, हुँ। ताकि कुछ है ना वो बता देंगे, रेडीमेड दे देंगे मेरे को, और मेरी प्रिपरेशन को एक बिगिनिंग में जो डायरेक्शन मिलनी है ना, वो प्रोबब्ली आई विल गेट। मेरा इस इंप्रेशन के साथ में मैंने ऑप्शनल की तैयारी शुरू करी कोचिंग के साथ में। हुँ, हुँ। बट मेरा एक्सपीरियंस ये था कि यार, कि कोचिंग वाला भी जो एक सिस्टम है ना, वो बड़ा लिमिटेड सा होता है। हुँ, हुँ। फॉर एग्जांपल ऑप्शनल का मैं बताता हूँ आपको, हुँ, वो लेस देन 3 मंथ्स में, अराउंड 3 मंथ्स में, चाहे हुँ, किसी भी सब्जेक्ट का हो। हुँ, यानी कि जो चीज़ हम एक्चुअली 3 साल में एक ग्रेजुएशन के तौर पे पढ़ते हैं, वो आपको 3 महीने में वो बताने की कोशिश करते हैं, ठीक है? हुँ, तो ऑब्वियसली दे विल बी एबल टू टेल ओनली द सुपरफिशियल पार्ट, जो भी उसका मेन-मेन चीज़ें हैं, वही बता पाएँगे आपको। हुँ, लेकिन उसमें डिटेल में क्या है उसमें, वो नहीं बता पाएँगे आपको। हुँ, हुँ, वो अंडरस्टैंडिंग आपको एक्चुअली वे खुद पढ़ने से ही आती है। राइट। जैसे मान लो फ्रीडम स्ट्रगल है, तो फ्रीडम स्ट्रगल के बारे में मैं आपको बता दूंगा कि देयर वाज अ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, दीज और द फीचर्स एंड दिस एंड दैट, ये इतना बता दूंगा। लेकिन उसके बीच फिर जो फाइनल डायमेंशंस है ना, कि वो किस किस अलग अलग फॉर्म में बाकी जगह पे पूरे इंडिया में मैनिफेस्ट हुआ, कैसे उसके रिपरकशंस हुए, ये हुआ, वो आप शायद थोड़ा डिटेल में खुद से पढ़ोगे ना, तब वो आती है। आप एक बस खुद स्टैंडर्ड सोर्स पढ़ो, उसके बाद में मे बी यू रीड सम अदर स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक्स, और उनमें से जो यूनिक निकलता है वो लिख लिया आपने। और एक एक जैसा मैंने पहले भी बताया कि हर चीज़ के नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं होती, तो एक जो सबसे स्टैंडर्ड बुक है उसको आप रेफरेंस मानो, और बाकी जो एडिशन होता है उसका नोट्स बनाओ। दिस शुड दिस शुड बी द अप्रोच। तो वही हाल कोचिंग का भी है दोस्त। हुँ, हुँ, वो ब्रह्म ज्ञान नहीं देते हैं, बड़ा ही एक लिमिटेड सा ही पर्सपेक्टिव आपको दे पाते हैं, बिकॉज़ लिमिटेड टाइम होता है ना, वो भी आपको यार नहीं बिठा पाएँगे। हुँ, इफ दे कंटिन्यू इट फॉर से 1 ईयर एक सब्जेक्ट का, देन हुँ, अगेन इट विल बिकम इवन मोर कॉस्टली, देन मे बी इट विल बिकम 10 लाख रुपीज़। हुँ, हुँ, और वो एक बात है। फिर दूसरी बात ये है कि विद द सेम थिंग, व्हेन आई डिड दिस कोचिंग ऑफ ऑप्शनल, हुँ, फिर मेरे को लगा कि यार, कि इसमें तो रॉकेट साइंस तो है नहीं, पहली बात तो। हुँ, हुँ, खुद से भी उतना ही मेरे को लगता हो जाएगा। देन ऑन माय ओन आई थिंक आई स्टार्टेड कि चलो भैया, जीएस तो पूरा खुद ही तैयार करेंगे, कोई कोचिंग वोचिंग नहीं लेना है। हुँ, हुँ, और जीएस तैयार किया मैंने खुद यार, और एटलीस्ट मेरे को तो लगा कि वो ज़्यादा सेटिस्फाइंग था, हुँ, क्योंकि आदमी खुद से ही ढूँढता है तो उसके डाउट्स भी आते हैं, और तो आदमी थोड़ा और कोशिश रह के ज़्यादा प्रिपरेशन करता है। इनफैक्ट दिल्ली से जो बाहर के लोग बाग हैं दोस्त, हुँ, वो तो उनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती ना, बाहर कोई लकी नहीं होता। बट एट द सेम टाइम इट डजंट मीन कि दिल्ली से बाहर वाले लोग बाग एग्ज़ाम क्लियर नहीं करते। हुँ, हुँ, ठीक है ना? अगर आप रेशियो उठा के देखोगे, तो यू विल फाइंड कि नॉट एवरीबॉडी इज़ टेकिंग कोचिंग। और हुँ, आजकल थोड़ा-सा एक भ्रामक सा एक प्रचार ज़रूर होता है, हुँ, कि जैसे कि मान लीजिए इंटरव्यू के टाइम पे ना, हुँ, थोड़ा-सा कैंडिडेट सीरियस ज़्यादा रहते हैं, तो वो मॉक वॉक इंटरव्यू दिल्ली में आके या उस माहौल में आके देने का कोशिश करते हैं ना, हुँ, तो वो मार्केटिंग बहुत ज़्यादा हो रही है आजकल। और फिर जब वो रिज़ल्ट आता है, तब वो हर एक ऐसे कैंडिडेट को जिसने एक बार भी मॉक इंटरव्यू कहीं दिया है, हुँ, उसको अपना कैंडिडेट बता के सेल करने की कोशिश करते हैं।
तो वो भी एक काफ़ी एक मिसलीडिंग एक ऐसा ऐसा एक प्रचार हो रहा है जो मेरे को दिखता है कि एक एक इंस्टीट्यूशन से ऐसा दिखता है कि आउट ऑफ 50 टॉपर्स 30 टॉपर उनसे ही हैं। तो वी शुड नॉट बी ड्रिवन बाय दैट फैक्ट कि यार कि बिना कोचिंग के संभव नहीं होता। एंड वी हैव सीन इट ऑल। कोचिंग का इतना बड़ा रोल नहीं है मेरे हिसाब से। अगर टेक्निकल चीज होती तो समझ में आता है, जैसे कोई चीज बहुत टेक्निकल होती है ना, जैसे कि मान ली इफ आई से न्यूक्लियर फिजिक्स, हुँ, हुँ। न्यूक्लियर फिजिक्स में यू सर्टेनली नीड अ गाइड और somebody who knows it very well, हुँ, who हुँ। can help you in understanding complex formulas and algorithms and this and that। लेकिन जहाँ सिंपल अंग्रेजी हिंदी के माध्यम में चीजें लिखी हुई हैं हुँ, और हुँ। वो कोई एक 10वीं 12वीं के बेसिस पे समझ जाता है। इनफैक्ट एक काफी आयरनी ये है कि लोग बोलते हैं कि द बेस्ट बुक्स आर एनसीईआरटीज एंड दिस थिंग which are which are actually meant for school going students, right? So for that you should not be requiring any coaching. And sir, also, like when somebody goes to a formal GS coaching, then they will be teaching the very basic concepts. बादल कैसे बनते हैं उसके ऊपर एक पूरा पूरा 3 घंटा का लेक्चर है। तो दैट मतलब वो भी ऐसा हो जाता है, जैसे मैंने जब एक बार कोचिंग ज्वाइन करी थी, महंगी सी कोचिंग थी, तो ऐसा था, मेरे को ऐसा लगता था कि हर लेक्चर जो मेरा 500 रुपए का है, तो मैं फिर मिस नहीं करना चाहता था उसको, कि यार इतना uh, ये पैसे बने हुए हैं तो yes, मतलब true. हाँ, और फिर करनी भी इसलिए पड़ी थी क्योंकि ऐसा लगा था कि यार पता नहीं, मतलब इतना बड़ा ड्रीम है तो अब कर लेते हैं, ये ज़िंदगी में यही करना है, तो जितना पैसा है सारा इन्हीं को दे दो। लेकिन बाद Hmm. में ऐसा रियलाइज़ हुआ, और मेरे साथ में और सब लोगों को भी ये रियलाइज़ हुआ कि कोचिंग में जाने से एक तो ड्रेन हो जाते हैं, जब इतना कुछ सुनना होता है तो, और आप उसको कर भी नहीं पाते हो इस तरह से कि यार ये मेरे को शायद कोई समझा दे तो बढ़िया रहे। लेकिन आप फिर Mhm. सारी चीज़ सुनने लग जाते हो। सेल का भी एक पूरा-पूरा एक वो रहता है। तो ये आपका भी इसमें कॉन्करेंस है कि लास्ट में आपको सेल्फ स्टडी आपको करनी पड़ती है बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिवली। बहुत ज्यादा, I think that is the only thing which matters in the end, that हुँ। the more you study by yourself, the more helpful it will be. और सर एक चीज़ के बारे में मेरे को आपसे एक ओपिनियन लेनी थी कि जैसे Mhm. आप आईआईटी मद्रास से थे। तो Mhm. ये एक लोगों में कहीं न कहीं मतलब रहता है कि जैसे आप एक प्रीमियर इंस्टीट्यूट से थे उस टाइम पे पढ़े हुए। तो कई बार ऐसे इंस्टीट्यूट्स के अंदर एक एक होता है कि एक्सेल करने वाले जो चाहते हैं कि मैं बहुत ज़्यादा एक्सेल करूँ किसी भी फील्ड में, चाहे वो जैसे आप इस फील्ड में आ गए, कुछ लोगों ने इंजीनियरिंग में बढ़िया किया होगा। तो वहाँ पर एक पूरा-पूरा एल्यूमिनस बेस होता है जो आपको गाइड कर सकता है। यू कैन एक्सेस पीपल हू नो अबाउट इट। तो क्या ऐसा होता है कि मतलब इस चीज़ से लोगों को बड़ा डर लगता है? खास तौर पे जो स्टेट यूनिवर्सिटीज़ से लोग पढ़े होते हैं, तो जैसे कई बार ऐसा है कि जैसे गुजरात जो आपका कैडर है, वहाँ से भी कई लोग जो हैं वो जैसे मेरे जो मैं टेलीग्राम इनिशिएटिव चलाता हूँ, उसमें कई बार वो लोग इस तरह से पूछते हैं कि यार हमारा तो गुजराती मीडियम में हमने पढ़ रखा है या इस तरह से है, तो हम लोग कैसे कम्पीट कर पाएँगे इस चीज़ से? उनका पहला डाउट यहीं से शुरू होता है कि यार ये कैसे होगा हमसे? तो सर वो चीज़ मैं पूछना चाह रहा था कि आपके पास एक एक ऑर्गेनाइज़्ड सेट ऑफ फ्रेमवर्क होता है। अगर आप किसी प्रीमियर इंस्टीट्यूट से पढ़े हो, तो आप इससे एग्री करते हो या आपका कुछ इसके ऊपर कमेंट आपका कुछ है तो आप कुछ क्लियर कर सकते हो लोगों का? आई वॉल्यूम। डोंट एग्री विद दैट, आई डोंट एग्री विद दैट। उसका रीजन ये है, देखो क्या होता है कि वो एक कहावत है अंग्रेजी में कि ग्रास इज ऑलवेज ग्रीनर ऑन दी अदर साइड, ठीक है ना। हुँ, हुँ। तो हम जब मान लीजिए प्रीमियर इंस्टीट्यूशंस के अगर एडवांटेजेस हैं तो उसके कुछ डाउन साइड्स भी होते हैं दोस्त, हुँ, हुँ। ठीक है ना। अगर प्रीमियर इंस्टीट्यूशन का कोई बहुत ज़्यादा ब्राइट इंसान है, वो सक्सेसफुल हो गया, तो सक्सेसफुल आदमी के पास में इतना टाइम नहीं होता कि यार कि वो है ना हर किसी को ऐसे मतलब उसके जो भी जूनियर्स हैं इतने सारे उन सबको टाइम दे पाता होगा वो, दैट इज अ फैक्ट, ठीक है। तो हुँ, वो एक एक्सेस का भी इशू रहता है हुँ, कि हुँ, नहीं बता पाते। और दूसरी बात ये है कि दैट दैट प्लेज अ वेरी वेरी एज अ सेइंग अर्लियर हुँ, कि बहुत ही मिनिसिकल रोल प्ले करता है। जैसे जब मैंने कहा था ना कि आप चाहे एग्रेरियन बैकग्राउंड से आए हो, रूरल से आए हो, अर्बन से आए हो, वो सब चीज़ें कोई मायने नहीं रखती। ये एग्जामिनेशन सबसे बड़ा लेवलर है हुँ, और सबसे फेयर एक अपॉर्चुनिटी देता है। हुँ, हुँ, हमारी बैच में मैं अगर देखूँ तो हमारे बैच में हमने देखे थे कि एक हमारे साथ में अंसार शेख करके थे, हुँ, तो उनके फादर ऑटो ड्राइवर थे, ठीक है। ही हुँ, केम फ्रॉम अ वेरी वेरी हम्बल बैकग्राउंड। हुँ, हुँ, राजस्थान से आने वाले हमारे कई मित्र ऐसे थे जो कि जिनके फैमिली फार्मिंग कम्युनिटी में थी, हुँ, और हार्डली दे हैड रिसोर्सेज कि है ना कि वो महंगी कोचिंग तो क्या मतलब, शायद बुक्स खरीदने के भी शायद इतने वो नहीं था। हुँ, तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि ना कि एक आपको कोई चीज़ है ना बहुत ही ज़्यादा ग्रेट एडवांटेज या एज देती है। हर हुँ, साल ऐसा नहीं होता कि हर एम्स वाला है, आईआईएम वाला या आईआईटी वाला जो भी लड़का या लड़की तैयारी करती है वो निकल ही जाता है। हुँ, हुँ, ऐसा भी नहीं होता। अगर ऐसा होता तो
अकादमियों में जो भी हैं आईएएस की, आईपीएस की, तो वहाँ पे सब इसी इसी बैकग्राउंड वाले लोग ही आते हैं। बट अगर आप देखोगे तो हर बैकग्राउंड से लोग बाग आते हैं, भारत के हर राज्य से आते हैं, हर प्रदेश से आते हैं, हर कोने से आते हैं। तो ये एक इस एग्जामिनेशन में आज के दिन भी, मैं सभी एग्जाम्स की तो गारंटी नहीं लेता, लेकिन सभी प्रोफेशन की भी गारंटी नहीं लेता, लेकिन इस एग्जाम में आज भी ऐसा है कि जो एक बोलते हैं ना कि बिल्कुल धरातल से भी कोई उठ के है ना इस एग्जामिनेशन को क्लियर कर सकता है, और वो एक सत्य है। क्योंकि इतना डाइवर्स है, तैयारी इतनी डाइवर्स है इसकी कि आपको आपका सिर्फ जो फॉर्मल एजुकेशन बैकग्राउंड है ग्रेजुएशन का, अकेला आपको वो हेल्प नहीं करता, जैसे मैंने शुरुआत भी किया था। एंड दैट्स व्हाई आई मेड दिस बिगनिंग कि यार कि आपकी जो परसिवियरेंस और आपकी कंसिस्टेंसी है ना, वही एक अल्टीमेटली मैटर करती है। उसके अलावा कुछ चीज मैटर नहीं जाएगा इसमें। बट आई डोंट थिंक ये ना कि यू विल बी लैगिंग बिहाइंड और यू हैव लेस चांसेस एज कम्पेयर टू अदर्स। ठीक है सर, आपका जो क्लैरिफिकेशन है ये बहुत मैटर करता है, ऑल्दो ये चीज़ मतलब काफ़ी लोगों को पता भी होगी, लेकिन जब कोई सिटिंग आईएएस ऑफिसर जिसने इतना अच्छा परफॉर्म करा तो मे बी ये कुछ लोगों को समझ में आएगा कि ये नहीं बैरियर होता है। ये पर्पस था मेरा। एक सर आपसे एक फाइनल क्वेश्चन मैं पूछना चाहूँगा। आपका टाइम लिमिट भी मेरे ख्याल से थोड़ा ब्रीच कर दिया मैंने, लेकिन जैसे हमने आपने 2016 से आप सर्विस में रहे, हमने आपको कोविड के अंदर टीवी पे देखा था, म्यूनसिपैलिटी अहमदाबाद में आपने उस टाइम पर उस क्राइसिस को आपने झेला था, आपने मैनेज किया था उसको। कोई और भी चीज़ें आपके साथ हुई होंगी, हम तो सारी चीज़ों की प्रिवी नहीं है। तो आपका जो एक्सपीरियंस रहा पिछले 6 साल का, मतलब जो लोग तैयारी 6-7 साल हो गए होंगे मेरे ख्याल से। तो जो लोग तैयारी कर रहे हैं या जो लोग देख रहे हैं या जिनके माँ-बाप भी कई बार ये इंटरव्यू देखेंगे कई लोग में भी, तो किस तरह की नौकरी है ये? क्योंकि इतना पता नहीं होता है कि इतना एक्सेस नहीं होता। डीएम काफ़ी एलीट बंदा सा माना जाता है कि या मतलब जो भी आईएएस ऑफिसर्स होते हैं, पता नहीं होता कि किस तरह की जॉब प्रोफाइल है। प्राइवेट सेक्टर की पता होती है थोड़ी बहुत कि अच्छा ठीक है, यहाँ पे पैसा-वैसा मिलता है, प्राइवेट सेक्टर की जॉब है तो मतलब थोड़ा आप कॉर्पोरेट कल्चर होता है वगैरह-वगैरह। तो सिविल सर्वेंट की जॉब में आपका क्या अनुभव रहा और कि मतलब अगर आप कोई किसी को बोलना चाहेंगे कि इसकी तैयारी करें या नहीं करें, इसको एम्बिशन बनाएँ अपना, नहीं बनाएँ, उसके ऊपर आप जिस भी तरह से बोल पाएँ आपको जैसे भी सही लगे? विकास, इसमें दो बातें हैं देखो, कि आपने जो बात बोली है ना एक, कि नौकरी में घुसने से पहले है ना मोस्टली को हमें शायद ये पता नहीं होता है कि ना किसके अंदर क्या हुआ। हुँ, बिकॉज अनलाइक प्राइवेट सेक्टर में जॉब कैसे मिलती है, हम किसी कोई कोर्स वगैरह करते हैं, मान लीजिए इंजीनियरिंग का किया या फिर आपने उसका किया, हुँ, मेडिकल की पढ़ाई करी, तो हमें पहले से ही पता होता है ना कि हम किस दिशा में जा रहे हैं, और हुँ, उस तरह के लोगों से हमारा पाला भी पड़ता है। हुँ, लेकिन शायद इसमें ऐसा नहीं होता हुँ, कि आपको किस तरह का आगे एवेन्यू मिलेगा, और हुँ, वो थोड़ा-सा और अनप्रेडिक्टेबल इसलिए हो जाता है क्योंकि इसमें एक चीज़ तो है नहीं। हुँ, अब तैयारी करने वाले के लिए, बिगिनिंग के लिए, हर एक के लिए एक ही चीज़ है कि जी आईएएस, लेकिन आईएएस के अलावा आईपीएस भी है। सिविल सर्विसेज़ एक चीज़ नहीं है ना। सिविल हुँ, सर्विसेज़ में 20 के लगभग सर्विसेज़ हैं जो कि यूपीएससी में जिनका आता है, ठीक है? तो डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा ही है, मतलब है ना, आपको इनफैक्ट मैं तो फ्रैंकली अपना बताता हूँ हुँ, कि सर्विस में आने से पहले तक मेरे को नहीं मालूम, आने के बाद तक मेरे को नहीं मालूम था कि बाकी जो सर्विसेज़ हैं वो किस-किस तरह से काम करती हैं, क्या मैंडेट रहता है। जब हम लोगों से मिलते हैं, बात करते हैं, तभी पता लगता है। इवन जो हमारी जो खुद की सर्विस है आईएएस वाली, उसका भी मेरे को तो नहीं मालूम था कि है ना कि घुसने से पहले कि क्या-क्या इसमें चीज़ें होती हैं। हुँ, एक जनरल इम्प्रेशन जो एक मध्यम वर्गीय परिवार का रहता है कि हुँ, उनको एक ही आदमी को बारे में पता होता है, हुँ, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर या डीएम या जो भी हुँ, डीसी जिसको बोलते हैं। तो हुँ, उसका उनको लगता है कि यार कि ये एक आदमी है और इसके लिए बस है ना तैयारी करो। बट हुँ, ऐसा नहीं होता है, दैट इज़ ओनली वन पार्ट ऑफ जॉब जो कि हम देखते हैं। हुँ, जो आईएएस की नौकरी है ना, मैं तो मानता हूँ कि ये दुनिया में सबसे बेस्ट नौकरी इसलिए नहीं है क्योंकि इसके बारे में इतना हाइप है या इतना हुँ, इतना इतना मतलब लोग इसके बारे में बोलते हैं। ये बेस्ट इसलिए है क्योंकि इसमें जो काम करने का जो एक मौका मिलता है ना इंसान को, मतलब अलग-अलग पोर्टफोलियो में, पूरे पूरे शायद विश्व में ऐसा कोई कोई नौकरी नहीं है, जहाँ पे आपको हर तरह का काम करने का आपके लाइफ में अपॉर्च्युनिटी मिलेगा। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ कि आपको ग्राउंड लेवल पे एसडीएम से लेके या फिर शुरुआतों में भी शायद तहसीलदार वगैरह से आपका ट्रेनिंग के दौरान में आपका एक्सपोज़र वहाँ से शुरू होता है, हुँ, और फिर ऊपर तक जो कैबिनेट सेक्रेटरी हैं, चीफ सेक्रेटरी हैं स्टेट में, वहाँ तक आपको पहुँचने का मौका मिलता है। हर उसके अलावा सरकार का, या फिर आप कह लीजिए कि कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी का कोई ऐसा पहलू नहीं होता, हुँ, जहाँ पे आप जिस क्षेत्र में आप काम नहीं कर सकते हो, चाहे वो आईटी हो, जैसे अभी मेरे पास में 3 चार्ज है। हुँ, अभी मेरे पास में आईटी और ई गवर्नेंस का है, फिशरीज़ का है और एक
सिविल एविएशन का है। तो मतलब आप देखोगे ना, आप चाहे कोई क्वालिफिकेशन ले लो, किसी भी जॉब में चले जाइए, हुँ, ऐसा वो नहीं मिलता कि यार कि आप कहीं भी घुस के है ना, फिर आप उसमें उस क्षेत्र को समझ के वहाँ पे अपना योगदान दे पाएँ और हुँ, अच्छा कर पाएँ। ये मेरे हिसाब से काफ़ी एक यूनिक है इस करियर के बारे में। हुँ, हुँ, और चेंज होता रहता है, जैसे चेंज होता रहता है तो इंसान को फ्रेश लगता रहता है और हुँ, वो ऊर्जा जो मिलती है कि हुँ, नया करने का कुछ और सृजनात्मक करने का, हुँ। वो वो अपॉर्च्युनिटीज़ बहुत मिलती हैं इस करियर में। तो ये एक ब्रीफली है और दैट्स इट सर अकॉर्डिंग टू मी। जैसे कुछ लोगों जैसे जो लोग तैयारी कर रहे होते हैं उनको मतलब ये लग रहा होता है कि ये शायद थोड़ा ऐसा आंसर है, थोड़ा आइडियल सा आंसर है। लेकिन जैसे मतलब जैसे मैंने भी कई लोगों को देखा है मेरे साथ के लोगों को कि जो लोग प्राइवेट सेक्टर में भी गए, गवर्नमेंट सेक्टर में भी गए कि एक पॉइंट के टाइम के बाद में जो मान लो जो पैसा जॉब से मिल रहा होता है, वो तो कांस्टेंट हो जाता है। उससे जो चीज़ आप खरीद पाते हो, जो चला पाते हो। तो शायद जो आप बोल रहे हो कि जो जॉब में जो मज़ा आता है, जो सैटिस्फैक्शन मिलता है, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो उस हिसाब से आप शायद बोल रहे हो कि मतलब ये जॉब सैटिस्फाइंग है क्योंकि आप इतनी जगहों पे काम करते हो, इतने लोगों से मिलते हो, इतनी तरह की अपॉर्च्युनिटी मिलती है। तो सर काफ़ी बढ़िया लगा आपसे इंटरव्यू करके और सर शायद आपको भी बढ़िया लगा होगा और नहीं, डेफ़िनेटली विकास ब काफ़ी अच्छा लगा मेरे को हुँ, और इनफैक्ट मेरे हिसाब से नौकरी में आने के बाद मैं पहली बार ऐसा इंटरव्यू किसी को दे रहा हूँ। हुँ, आमतौर पे मैं थोड़ा-सा अपने आप को एक शाई सा इंसान समझता हूँ, तो अनलाइक काफ़ी सारे ऑफ़िसर्स के यूट्यूब चैनल या टेलीग्राम चैनल का इस तरह का नहीं है। हुँ, हल्की सी प्रेज़ेंस ट्विटर पे ज़रूर है, हुँ, हुँ। बट उसके अलावा थोड़ा शाइनेस रहती है मेरे अंदर। काफ़ी बट मतलब क्योंकि कई बार आपके स्टेचर पे आके जैसे आपने वो जो ट्वीट किया था वो बहुत लोगों की लाइफ़ को इम्पैक्ट किया होगा उसने, कि चलो मेरे तो खुद के नंबर नहीं आए थे, मेरे तो 10वीं 12वीं में नंबर नहीं थे। फिर भी मैं देखो मैं तो आईआईटी चला गया, मैं तो यहाँ चला गया। जी, तो उससे काफ़ी लोगों को मोटिवेशन मिलती है और जिस तरह के बैकग्राउंड से आप आते हो, एक खेती-किसानी वाले परिवार से निकल के वहाँ से आप आईएएस ऑफिसर बनते हो। इवन पहले आईआईटी मद्रास भी जाते हो, वो भी अपने आप में एक आपने उस टाइम पर भी बहुत हार्ड वर्क किया होगा। उसके बारे में आपसे कम पूछते होंगे लोग। मतलब वो तो और ही छोटी उम्र में किया होगा मतलब। तो ऐसे मेरे ख्याल से तो आपको बोलना चाहिए इन चीज़ों के बारे में, उससे जनरल बढ़िया बढ़िया चीज़ फैलती है अगर लेकिन टाइम नहीं होता एक वो भी है। ठीक है सर, थैंक यू सो मच चलिए शुरुआत हुई आपसे विकास, ठीक है ना? ठीक है एंड सर, थैंक यू और जो भी आपके श्रोता हैं उनको मैं शुभकामनाएँ देना चाहूँगा। ठीक। मुश्किल कुछ भी नहीं है दोस्त, थोड़ा-सा करोगे एक बार हुँ, बोलते हैं ना कि एक बार तबीयत से पत्थर उछाल के देखो आसमान में छेद हो जाता है। हुँ, तो ऐसा वाली बात है कि वो तबीयत से पत्थर उछाल दो तो सब कुछ संभव है। इट डज़न्ट मैटर कि आप कहाँ खड़े हो, कौन हो आप, ठीक है सर। स्पिरिट मैटर करती है। थैंक यू विकास। ओके, थैंक यू सर।